किन्नौर, स्पीति। अद्भुत संस्कृतियां। उत्तरी भारत के हिमाचल प्रदेश में बसे ये दो क्षेत्र। हिमाचल, जिसे देवभूमि इस उपाधि से भी संबोधित किया जाता है, एक पर्वतीय क्षेत्र है जहां रेल एवं वायु सेवाओं का प्रभुत्व न्यूनतम है। हिमाचल में किन्नौर एवं स्पीति, ये दोनों क्षेत्रों का भौगोलिक अस्तित्व कुछ इस प्रकार जटिल है कि इन्हें भेंट निमित्त अत्यंत कठिन रास्तों से प्रयाण करना पड़ता है। इस व्यतिरिक्त ये क्षेत्र समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पे होने के कारणवश यहाँ का वायुमंडल अत्यंत कष्टदायक है। तथापि यहाँ संस्कृतियों का प्राचीन काल से अस्तित्व प्रस्तापित है, जिनसे अधिकतम दुनिया अपरिचित है। इन्हीं संस्कृतियों का अभ्यास एवं इन क्षेत्रों के दर्शन लाभ हमने ये यात्रा की योजना की। यह यात्रा चंडीगढ़ से आरंभ कर किन्नौर, स्पीति, मनाली इस चक्राकार मार्गों द्वारा अवलंब की गई। इस यात्रा में हमने लगभग 1500 किलोमीटर 10 दिनों में भ्रमण कर इन क्षेत्रों का सांस्कृतिक अनुभव एवं दर्शन लाभ किया। चेतन शर्मा मेरा नाम, राजगोत्र है। हाटू जगह का नाम है, काली माता का मंदिर है। तो मतलब ये जो भगवती माता है, काली माता और दुर्गा माता, जो ये पिंडी है, ये मतलब हज़ारों साल पहले की पांडवों द्वारा स्थापित है। प्राचीन पिंडी है, मतलब जिसको काली के नाम से जाना जाता है कि अज्ञातवास में जब पांडव आए थे तो मतलब माता द्रौपदी ने यहाँ पे अपने प्राण त्याग दिए थे। मतलब उन्हीं के नाम से जो ये समाधि बनी हुई है यहाँ पे, तो काली माता के रूप से प्रसिद्ध है। मेला 15 मई से 15 जून के बीच में है। 1 महीने का मेला चलता है और साल में ये मंदिर मतलब 4 महीने बंद रहता है। नवरात्रों से नवरात्रों तक चलेगा। उसके बाद जब भी बर्फ़ गिर जाएगी तो पूरा बंद हो जाता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
यंगबर सुख 80। खेती बाड़ी भी है, फपरा होता है, ओगला होता है, आलू होता है, मटर होता है। मीट भी खाते हैं, बकरे का, खड्डू का। ये आप दारू बनाते हो, किसकी बनाते हैं? फपरे का, जौ का। जौ का दारू बनाते हैं घर के अंदर। तो फसल का।
नाम पलटन छेरी, मैं मोरंग गाँव का। खासियत ये इधर का देख किला बनाया हुआ है, ये पांडवों के टाइम का बनाया हुआ है। हमारे को भी इतना नॉलेज नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये पांडवों के टाइम का बनाया हुआ है किला है, तो हमने भी ये देखा नहीं है बनाते हुए। बुद्धिज़्म भी मानते हैं और हिंदू धर्म भी, काफ़ी लोग हिंदू धर्म भी मानते हैं। हम तो इधर बौद्ध धर्म ही मानते हैं। ज़्यादातर घरों में बौद्ध मंदिर बनाया हुआ था, वो है सभी के घर में, हर घर में बौद्ध मंदिर है और बौद्ध की पूजा करते हैं। हमारा बाकी संस्कृत और कार्यक्रम बौद्ध धर्म के उस पर। सड़क से उस टाइम तो हम छोटे थे, तो हमारे टाइम पर तो सड़क आया था, क्योंकि इधर चाइना नज़दीक पड़ता है, तिब्बत बॉर्डर, तो गवर्नमेंट ने रोड 62 में ही इधर रोड बना दिया। मेला लगता है, मेला इधर कई आज अभी कुछ 2-4 दिन बाद फ्लैज का मेला लगने वाला है। 5 दिन हम ऊपर जाते हैं, काफ़ी ऊपर पहाड़ी के ऊपर, मगर अब लोगों के पास समय कम होने के कारण नीचे ही। हिंदू मंदिर इधर कोई नहीं, पुराने ऊपर बौद्ध मंदिर है।
आप इसको देख सकते हैं, स्टोन्स लगे हैं इसमें ग्रीन कलर के, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। पुराने ज़माने में ये सिर्फ ख़ानदानी लड़कियां ही पहनते हैं और ख़ानदानी बहुएँ ही इसे पहनते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा ये है कि हर लोग पहनने शुरू कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो ये चीज़ है, ये इसमें जो लगे येलो कलर के, ये गोल्ड के हैं और इसे छल्ला कहा जाता है। जो ये पॉइंट, इसे छल्ला कहा जाता है। इसकी तरह कंता, हमारे लैंग्वेज में इसे कंता बोलते हैं। और जो ये चीज़ है ग्रीन कलर में और चांदी से बना हुआ है, इसे हमारे लैंग्वेज में सोना कहा जाता है। और जो ये गोल्ड के बने होते हैं और इनके साथ में ये जो रेड कलर के हैं, इसे चूरू कहते हैं। और जो ग्रीन कलर के हैं, इसे यू कहते हैं। और इसे हमारी लैंग्वेज में उंदिक बोलते हैं। और इसे दिगरा, जो बीच में जो वाइट कलर के लगे हैं, ये चांदी के बने होते हैं और जो साइड में लगे हैं ये सोने के हैं। और हमारी लैंग्वेज में इसे दिगरा कहते हैं। जो शॉल, ये जो आपने पहन रखा है बाहर से, उससे बांधने के लिए होता है। और उसके बाद जो ये देख रहे हैं आप, ये सोने का होता है, जिसे हम सोने का क्यों कहते हैं। और जो ये बने हैं, जो आप देख रहे हैं पोर्शन, ये चांदी का होता है, इसे चांदी का क्यों बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। और जो ये ड्रेस पहन रखा है ग्रीन कलर का, इसे हम अपने लैंग्वेज में खोया बोलते हैं। जो ये ब्लैक कलर का पजामा है और जो उसके साथ फूल लगे थे, हमारी लैंग्वेज में इसे सुतन टेको बोलते हैं, फूलदार सुतन। लैंग्वेज से फूलदार मतलब इसमें इस तरह के डिज़ाइन किए हुए हैं। और ये ब्लैक कलर का है। फेस्टिवल में या कोई हमारे गुरु आते हैं गांव में, मेनली हमारा न्यू ईयर मनाते हैं, जिसे हम लोसर बोलते हैं, उसमें भी पहना जाता है ये। और गांव में कुछ ट्रेडिशनल कल्चर प्रोग्राम होते हैं हमारे, लोसर और नामगन, जिसमें ये ड्रेस कंप्लीट पहनते हैं यहाँ की बेटियाँ और बहुएँ। मेन तो शादी के वक्त पहन कर आती है लड़कियाँ अपने घर से, अपर किन्नौर का ट्रेडिशनल ड्रेस। लोअर किन्नौर के लोग ये चीज़ नहीं बनाते। इनका जो होता है टेपांग बोल के गोल में होता है, और हमारे फेरक बोल के इस तरह स्टोन लगे होते हैं। टिबेटन कल्चर से थोड़ा सा मतलब कि स्टोन वगैरह मिलता जुलता है हमारा। ये स्पीति में भी मिलेगा, लाहौर में भी मिलेगा ये आपको, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लाहौर स्पीति में भी यही है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लाहौर स्पीति वालों को फेरक और हमारा फेरक मिलता जुलता है, लेकिन जो लाहौर वालों का है वो गोलाई में होता है। जो फेरक होता है वो गोलाई में होता है, स्टोन गोलाई में लगे हुए होते हैं। तो ये इस तरह लंबाई में है जैसे आप देख रहे हैं। और स्टोन्स लगे हैं बीच में, क्या होते हैं, चांदी के वो बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक है। कहते हैं कि इसमें चांदी तांबा सब यूज़ होना चाहिए सर के ताज में। तो बीच बीच में आप देख रहे हैं तांबे का भी है इसमें। अर्ली टाइम से हमने अपने सुने तो थे कि हमारे नानी वगैरह कहते थे, दादी वगैरह कहते थे कि तुम लोग तो कुछ पहनते नहीं। हमारे टाइम में तो ये सारा पहन के खेतों में काम करते थे। पुराने ज़माने में ये हर किसी के पास नहीं होता था, सिर्फ ख़ानदानी जो पुश्तैनी ख़ानदानी लोग होते थे, लोगों के पास होता था ये। आजकल थोड़ा ये है कि पैसे ज़्यादा हो तो लोग बनाने शुरू कर रहे हैं, पर पुराने ज़माने में ये ख़ास गांव के जो मुखिया लंबरदार जो ख़ानदानी बहुएँ या बेटियां होती तो उन्हीं के पास होते थे। मान लो अगर हम इसमें रिपेयर करना चाहते हैं, बनाने वाले हर गांव में मिल जाएंगे आपको। कहते थे कि लोग मंडी दिल्ली जैसे अभी सोना वगैरह पहले नेपाल से भी आते थे। नेपाल का सोना ज़्यादा साफ़ माना जाता था, अच्छा माना जाता था। और अभी भी मैक्सिमम कोई जाते हैं नेपाल से तो ज़रूर लेकर आते हैं वहाँ से। बाकी इसे लिंग से बोलते हैं। हमारे ये ट्रेडिशनल ड्रेस में होते हैं, ये ब्लैक कलर में भी होता है और वाइट कलर में है। जो इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। पहले लोग ऊन काटते हैं, बकरी से ऊन निकाल के फिर उसके बाद उसको काटते हैं, फिर मशीन में करके फिर इस तरह से तैयार किया जाता है। वैसे इन्होंने ये गाँव शलखर गाँव से बना कर लाए हैं। ये शलखर के हैं, शलखर गिरपो की बेटी है और नाको दुरम्बे के ख़ानदान में उनकी शादी हुई है। मेरा नाम पनमा है और इस वक्त आप लोग नाको गांव में हैं। और जो मेरे पीछे है ये नाको झील है। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर के एरिया में आप जाएंगे तो आपको स्तूपा दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। तो यहाँ से आगे एक तीर्थ स्थान है जिसे समंग कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। यहाँ पर एक मोनेस्ट्री है पुराना काफ़ी, जिसे कहते हैं कि देवी देवताओं ने एक ही रात में बनाया है। सुनने में आया है, मुझे अच्छी तरह से पता नहीं है, पर कहते हैं कि एक ही रात में बनाया हुआ है। और जो ये झील है पीछे आप देख रहे हो, कहते हैं ये प्राकृतिक झील है जिसकी गहराई को आज तक कोई नाप नहीं पाया है। कि एक पत्नी और 5 पति का कल्चर पहले भी था और आज भी है, अभी भी है, अभी भी चल रहा है। कुछ घरों में आप देख सकते हैं 1 पत्नी 5 पति 3 पति अभी भी मौजूद है। ये कस्टम अभी भी चल रहा है। जो ये 1 पत्नी और 5 पति का सिस्टम, ये कोई एक्चुअली लड़के कम या लड़कियाँ कम का नहीं था। ये मेन रीज़न था कि जैसे पांडवों के टाइम में था कि पंचालन के 5 पति थे
तो कुछ उसी तरह से ये रीति रिवाज यहाँ भी इसी तरह से शायद लागू हुआ है। शादी को लेकर हम ये कह सकते हैं कि किन्नौर में खासतौर से अपर वैली में ये है कि अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। हाँ, अगर हम अंडर कास्ट इंटर कास्ट बोलते जो उसमें जाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाकी शादी हम यहाँ से अपने बुद्धिज़्म से बाहर करना चाहे तो कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके लाया नहीं जाता है, खींचा नहीं जा सकता। मन मर्ज़ी है, शादी के लिए हमें अपनी मर्ज़ी होती है, कोई रोक टोक नहीं होती है फैमिली की वजह से। पूरी छूट है इसमें, हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो ख़ानदानी लोग हैं, तो जैसे पुराने ज़माने में यहाँ पर कम से कम 23, इस नाको गाँव की बात कर रही हूँ मैं, 23 ख़ानदान है जो बड़े बड़े ख़ानदानों में गिने जाते हैं। थलवा बोलते हैं जिसे हम। और उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं लोहार सुनार, वो है यहाँ पर। जैसे अभी आपने जो ज्वेलरी आपने देखी है बनाए, वो सब काम सुनार में ही किया है यहाँ के। तो कास्टिज़म यहाँ पर है, मतलब कि ख़ानदानी, उसके बाद लोअर ख़ानदानी, मीडियम से कास्ट। जो पैतृक संपत्ति है वो पुत्र को ही मिलेगा, बेटे को ही मिलता है, फिर बेटे से उसके बेटे को, इस तरह से चलता रहता है। और जैसे कह रहे कि लड़कियों को नहीं मिलता है, ये था पहले ज़माने में था कि लड़कियों को नहीं दिया जाता था, लेकिन अब लड़कियों को भी बराबर हक दिए जाते हैं। मान लो एक घर में, मैं खास तौर से किन्नौर की बात कर रही हूँ, अपर किन्नौर की बात कर रही हूँ, अगर यहाँ जैसे एक ही घर में 6 भाई है तो 6 के 6 भाइयों के बीच में बंटवारा होगा। अब हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लड़कियों को बराबर हक दिया जाएगा तो लड़कियां भी अपने हक मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि लड़कियां शादी करके चली जाती है तो इतना नहीं वो करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि यहाँ किन्नौर और स्पीति में लड़कियों को भी बराबर दिया जाता है। स्पीति में जो चम जोन है, नीचे की तरफ लता 3 गांव है, ताबो लरीपो, वहाँ की लड़कियों को मैंने देखा है कि उनके माता पिता उनको हिस्सा पूरा देते हैं। अगर जो बड़े बेटे को देते हैं वो अपनी बेटियों को भी देते हैं। उसी तरह यहाँ किन्नौर में भी है कि वो अपने बच्चों को पूरे बराबर, बेटियों को भी बांट के देते हैं। देना और थोड़ा पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं कि वो देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वैसे तो अब हक मिलने का तो पूरा सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है, तो जिन्होंने जो मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं, जो लेना चाहे ले सकते हैं, जो देना चाहे दे सकते हैं। पहले जो यहाँ पर गुरुजन जो टीचर्स पढ़ाने आते थे वो नीचे के ही आते थे, हिंदू के ही, तो वो लोग उन लोगों को हमारा बुद्धिज़्म नाम बहुत मुश्किल लगता था। जैसे हमारे नाम तेंजिन, पेमा, सेवंग, सिरिंग, इस तरह के नाम होते थे, वो बहुत टफ लगता था, जैसे स्पेलिंग करना उनके लिए मुश्किल होता था। तो वो लोग अपने ही नीचे के नाम रख देते थे, विशाल, राहुल, इस तरह के नाम रख देते थे, जिस वजह से बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम एक बार चढ़ जाता था, बाद में लोग उसी नाम से जाने जाते थे। तो शायद यही मेन रीज़न है कि यहाँ 2 नाम हैं, एक अपने बुद्धिज़्म जो हमारे गुरु ने डाले होते हैं, जिसे हम लामा कहते हैं, लामा जी ने दिए होते हैं, दूसरे जो हमारे टीचर्स ने हमें दिए होते हैं। जहाँ तक सुनने में आया था यहाँ पर पहले से बुद्धिज़्म का ही था। जैसे स्पीति में थोड़ा सा हिंदुज़्म का फ़र्क पड़ गया था, जैसे पंजाब का थोड़ा सा वहाँ पर असर हुआ था। पर जहाँ तक किन्नौर में मैंने सुना, खासतौर से अपर वैली में, तो मैंने नहीं सुना कि भी कभी बाहर का हुआ हो सकता है कि पुराने ज़माने में थोड़ा सा राजाओं ने आक्रमण किया हो, उस वक्त थोड़ा बहुत चला होगा, तो वो तो बहुत ही हिस्ट्री टाइप का है, इतना तो नॉलेज नहीं है। बट इतना है कि बुद्धिज़्म को ज़्यादा अहमियत दिए गए हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर कहते हैं कि जैसे तो गवर्नमेंट्स को, जैसे पहले बुद्धिज़्म लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था, जो हमारी ये अपनी पाली लैंग्वेज है, तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो लोग पहले स्कूल ही अपनी यही बुद्धिज़्म लैंग्वेज जो पाली लैंग्वेज में है, 6 बोलते हैं हम अपने लैंग्वेज, वही लैंग्वेज मतलब कि पढ़ते थे। तो जितने हमारे बुज़ुर्ग मिलेंगे आपको इसी लैंग्वेज को जानते हैं, मतलब जो 6 लैंग्वेज है। और धीरे धीरे उसके बाद आया तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल खुलने शुरू हो गए, तो वही इसमें गवर्नमेंट स्कूल में वही सब्जेक्ट्स है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो अभी है, अभी चले पुराने ज़माने से, वो अभी भी चल रहे हैं। अच्छी बात तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता है। जैसे कई शहरों में, कई देशों में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, वैसे हमारे अपर किन्नौर और स्पीति में आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर लड़का लड़की बराबर है, दोनों को बराबर एजुकेशन दी जाती है, बल्कि लड़कियों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि लड़कियाँ काम करने में अच्छी होती है, समझदार होती है, ये कहा जाता है। और इनमें हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, बचपन से लेकर हमारे साथ का किसी के साथ भी नहीं किया जाता है। यहाँ पे पढ़ाई के मामले में जहाँ तक लड़की पढ़ना चाहे पढ़ाया जाता है, और पढ़ाई के मामले में अभी मैं जहाँ तक हम देख रहे हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ काफ़ी यहाँ पर आगे बढ़ रही है पढ़ाई लिखाई के मामले में भी।
टूरिस्ट की वजह से थोड़ा सा ये हुआ है कि अब यहाँ के लोग थोड़ा सा जो विकास है उसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे लोग होटल्स बनाने शुरू कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों को पता चल रहा है कि होटल मैनेजमेंट करने का कोर्स करने से टूरिस्ट को किस तरह से, टूरिस्ट के आने से थोड़ा बहुत विचारों में भी चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं। काफ़ी डेवलप होना शुरू हो रहा है। पता चल रहा है कि बाहर इस तरह से होते हैं। लोगों में ये रहता है कि हम उस चीज़ को जान लें, पहचान लें, तो बहुत कुछ सीखने भी लगे हैं वो लोग। यहाँ पर एमजी को काफ़ी अहमियत दिया जाता है। रिमोट एरिया होने की वजह से हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सीधा हॉस्पिटल ले जाए, ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन हर गांव में आपको एमजी, जिससे हम लोकल में हमारी लैंग्वेज में क्या एमजी बोलते हैं, वैसे वैद्य होते हैं, वो लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो थोड़ा उनके मेडिसिन में टाइम लगता है मतलब ठीक होने में, परंतु ये है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते उनकी दवाइयों में। थोड़ी सी ये कि बहुत कड़वी होती है, मैंने 1-2 बार खाई है तो बहुत ही कड़वी होती है। और एक टाइम पीरियड होता है उनका खाने का कि इतने महीने खाने हैं, इतना है, थोड़ा लॉन्ग टाइम चलता है उनकी दवाई। बट ये कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और हर गाँव में आपको मिल जाएगा एक एमजी तो। मैं प्रॉपर नाको गाँव की हूँ, यही मेरे पापा मम्मी नाको के ही हैं। तो जैसे पेरेंट्स की मर्ज़ी है कि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहे या यहाँ पढ़ाना चाहे। तो मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा, मेरी 1st to 4th क्लास में पूरे गांव में पढ़ी हूँ। आफ्टर 5th ग्रेजुएशन में शिमला में पढ़ी हूँ। तो उसके बाद मैंने MSc हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। तो ये है कि पेरेंट्स हमेशा यही चाहते कि बाहर पढ़े तो शायद अच्छा है, पर जैसे आप कह रहे हैं कि वापस क्यों यहाँ पर आए, क्योंकि नीचे के माहौल से हमें अपने गाँव का माहौल ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि सबसे पहले है कि यहाँ का एनवायरनमेंट, नीचे के एनवायरनमेंट में ये होता है कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से कई बार गर्मी सहन नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बीमारी ज़्यादा लगती है, वहाँ पे हमें ऐसा महसूस होता है। लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि पानी को देख लीजिए आप। उदाहरण के लिए मैं एक पानी दे लेती हूँ। जैसे पानी को ले लीजिए, आप लोग के नीचे जाते हैं, आप लोग को टैंक वगैरह यूज़ करना पड़ता है पानी को साफ़ करने के लिए। हमारे यहाँ किसी नलके में हाथ लगाकर पानी पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी इतना साफ़ होता है, कोई बीमारी का डर नहीं है यहाँ पे। पहले बात ये एनवायरनमेंट है, फिर लोगों का सुख दुख में एक दूसरे के पूरा पता होता है। शहरों की लाइफ तो ऐसी होती है कि पड़ोस में क्या हो रहा है तो पता नहीं चल रहा है, बहुत ही बिजी शेड्यूल होते हैं। यहाँ पर चाहे जैसा भी हो, अपना कल्चर, अपना गाँव तो सभी को अच्छा लगेगा।
साइड में सबसे ऊंचे गांव में रह रहा हूँ। दारू ऐसे बनते हैं कि जैसे लेह में बनते हैं, हमारे स्पीति किब्बर में, विलेज किब्बर स्पीति में बनते हैं, वो अलग टाइप का बनते हैं। जैसे लेह में बनते हैं कि छोटा सा एक जो होते हैं वो छोटा होता है, उसका वैल्यू थोड़ा कम है। हमें स्पीति वाले जो है वो ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए उसका दारू स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ले वाले इसमें केमिकल ज़्यादा मिलते हैं, दवाई डालने से थोड़ा ज़्यादा दारू निकलते हैं। हमारे यहाँ की दारू कम निकालना पड़ता है क्योंकि केमिकल डालते नहीं। जो हमारा पहले पुराने केमिकल है वही डालते हैं, फाव बोलते हैं उसका नाम, फाव, वही डाल के निकालते हैं। ये छंग से बनते हैं, छंग ऐसा होता है कि जो पकने के बाद वो दवाई डालने के बाद हफ्ते उसको एक दिन के लिए या 1 दिन या 2 दिन सुला के रखना पड़ता है बिस्तर गर्म जगह में। फिर उसका बाद उबालने के बाद बाटी में डालते हैं। बाटी के बाद पानी 1 हफ्ते, जैसे मान लो कि हफ्ते भर के 2 हफ्ते उतना पानी डाल के रख देते हैं बाटी के अंदर। फिर उसके बाद छंग बनते हैं, उससे जो उसका रस है पूरा चूस लेता है पानी, पूरा छंग बन जाते हैं, सफ़ेद वाइट पूरा सफ़ेद बन जाता है। छंग बनने के बाद वो होते हैं कि छंग ही रख देते हैं 1 या 2 हफ्ते ऐसे यूज़ करने के लिए छंग अलग से रखते हैं। जो दारू बनते हैं उसको थोड़ा सा फाप थोड़ा और ज़्यादा डालते हैं, उसको अलग से रखते हैं बाटी में। फिर उसके लिए 2 या 2-3 महीने रख देते हैं। जो दारू बनते हैं, जो नहीं पीते हैं उनके लिए तो आप मान लो कि आप 1 ढक्कन पी लेगा, वो दवाई शूट करते हैं उसमें। जैसे आपका शरीर में कोई भी बीमारी है, चाहे पथरी है, जो भी है, वो शुद्ध, वो अगर 1 बूंद पीने से आपका बीमारी ठीक हो जाता है। ऐसे कहावत है, पहले पुराने बोलते, पुराने ज़माने की बुढ़ी जो हमारे दादाजी बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं जो नहीं पीते हैं, बोलते हैं 1 बूंद पीने से उसका बीमारी जो आपके पास बीमारी है वो ठीक हो जाएंगे, इतना ही बोलते हैं। हम पिलाते थे हफ्ते, मान लो कि महीने में 1 बार पिलाते हैं हमारे को 1 ढक्कन।
name is Cherin Yangchen. Cherin Punchok. My name is Cherin Yangchen. Cherin Punchok. Cherin Punchok. सर्दियों में मैं गर्म करते हैं पढ़ाई।
बहुत पुराना तेल वाले देवदार का पेड़ आप ये देख रहे हैं, ये पूरा तेल निकला हुआ है, ज्वलनशील तेल है। यही औषधि तेल है जिसका हम इस्तेमाल आयुर्वेद की दवाइयों में करते हैं। इसी की छाल को काट के हम इसका काढ़ा बनाते हैं, आसव बनाते हैं, अरिष्ट बनाते हैं। तो ये यहाँ के लोकल है, इन्हें यहाँ की जड़ी बूटियों की बहुत ज्ञान है। तो जैसे आप बता रहे थे कि ये गीला पेड़ है, ये अभी गिरा हुआ है, तो इसमें तेल बनने में टाइम लगेगा। कम से कम 5 या 6 साल लगते हैं। तो जो जीवित पेड़ होता है उसमें तेल बनने मुश्किल से बनता है। मुश्किल से बहुत बड़े मुश्किल से बनता है, उसको भी बहुत टाइम लेता है, कुदरत का किस्म होता है जो बनता है। अच्छा, तो जब ये गिर जाता है, अब काटते हैं, ये सूख जाता है, तो सूखने के बाद तेल इसके वो खुद आ जाता है, खुद आ जाता है, फिर भी आ जाता है और फिर उसमें से तेल निकाला जाता है। तो ये डिफरेंस है काष्ठ देवदार और तेल देवदार में। आयुर्वेद में 2 प्रजातियाँ बता गई है। तो ये आपके पास 2 है, ये अभी रिसेंटली गिरा हुआ पेड़ है जैसे इन्होंने कहा। तो आप इसमें देखेंगे इसमें कुछ ज़्यादा तेल बना हुआ नहीं है, और ये पूरा सूखा हुआ देवदार है जिसमें आप सुगंध भी आ रही है। ये वाला देवदार है, ये झाड़ कटने के कुछ 2-4-6 साल के बाद इस काष्ठ में तेल निर्माण हो जाता है। ये तेल का इस्तेमाल हम औरतों की बीमारियों में करते हैं। इसी का जो ताज़ा पेड़ होता है उसे काष्ठ देवदार कहा जाता है। ये पेड़ ज़्यादा गुणकारी नहीं होता, आपको जिसके कुछ दूसरे लाभकारी गुण हैं। मतलब जो हम देवदार के बारे में जो फोक ट्रेडिशन में कहा गया है, इस तेल देवदार के बारे में हम बताते हैं। तो ये सूखने के बाद इसके अंदर से तेल निकलना शुरू हो जाता है। आप इसको इस तने से जलाएंगे तो यहाँ से तेल आना शुरू होता है। इसे मशीन से भी निकाला जाता है और इसके अलग से कुछ गुण हैं। बाकी जो काष्ठ देवदार होता है वो सूखा पेड़ होता है, उसमें तेल बनने को वक्त निकल जाता है। पेड़ कटने के बाद इसके अंदर 5-6 साल के बाद तेल जमना शुरू होता है। पटोला एक खड्डी से बनाया होता है। खड्डी में पहले इतना आता है, फिर इसको दूसरा बना ये वाला बनाना पड़ता है, फिर ये मिलाने पड़ते हैं, इसको बीच से सिलाना पड़ता है पूरा। और ये हाथ से ही बनते हैं, और ये इसके साथ भी बना सकते हैं और अलग से भी बना सकते हैं इसको। आप इसके लिए औजार कौन से यूज़ करते हैं? मशीन यूज़ करते हैं? मशीन हमारे यहाँ पे लोग उसको बुनाड़ बोलते हैं, वैसे खड्डी होती है, लकड़ की बनाई होती है वो, उसमें सारे स्ट्रक्चर जो उसमें लगते हैं वो सारे लकड़ के होते हैं, खुद बनाए होते हैं वो। और ये आपका ट्रेडिशनल आर्ट है? हाँ जी। और अभी बाजार में भी मिलते हैं, वो मशीन पे बनते हैं अभी बहुत सारे? इसमें तो ये तो कैशमिनोन है, इसमें तो ऊन भी पड़ती है। ये पूरा उसमें कैशमिनोन का पूरा बनाया, और जो दूसरा होता है उसमें ऊन भी पड़ती है, ऊन के साथ मिक्स भी बनता है। पहले इसका ताना बनाना पड़ता है यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके उसमें फिर हाथ से वो ऐसे फिंगर्स में भरने पड़ते हैं, उसमें बुनाड़ में जो उसके वो होते हैं, फिर उसमें भरना पड़ता है, फिर उसको बुनाना पड़ता है पूरा, उसमें फिर सारा कुछ आ जाता है। और ये आपने बताया ये आपकी ये शॉल है, तो ये भी उसी पद्धति से बनती है, इसको बनाने की तरकीब अलग होती है? उसी से बनती है, ये खड्डी में बनती है। ये हमारा लोकल होता है यहाँ पे, और ये खड्डी है, ये लोहे की हो सकती है, हाथ लकड़ की। इसमें सारा ये नीचे से ये इसका धागा अलग होता है और इसका अलग होता है, फिर ये बनती है। और ये डिज़ाइन जहाँ हम नेट से सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी। हाँ, कहीं से। इसे बनाने में समय ज़्यादा लगता है? हाँ, इसे बनाने में ज़्यादा लगता है। ये तो छोटी, और फिर इसमें चौड़ाई भी कम होती है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। ये फूल ज़्यादा मेहनती होते हैं, इसमें बनाना पड़ता है फिर बहुत। इसको यहाँ पे लगाना पड़ता है पूरा, इसमें लगता सारा ये आएगा नीचे तक, यहाँ से आएगा यहाँ तक फोल्ड करना पड़ता है, फिर पड़ेगी। इसमें लड़ियाँ बननी पड़ती है, छोटी छोटी होती है वो, फिर वो यहाँ पे लगानी पड़ती है। पूरा ऐसे ऐसे करके बनता है, फिर ये इसको ऐसे करना पड़ता है। नीचे पैर भी बनाने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग साइज करके, जैसे जिधर जरूरत हो तो।